परमेश्वर नाम का एक गांव था। उस गांव की खासियत यह थी कि वहां बहुत सुंदर सुंदर कलाकृतियों वाले लकड़ी का सामान मिलता था। दूर दूर से लोग वहां आते थे ताकि वे अपने लिए सामान बनवा सकें। उस गांव के सभी लोगों को लकड़ी का काम बहुत अच्छे से आता था, मगर उसी गांव का एक व्यक्ति जिसका नाम लखन था, उसके द्वारा बनाई गई चीजों का बाकियों से कोई मुकाबला नहीं रहता था। बाहर से आए लोग लखन के पास से ही सामान बनवाया करते थे। पास के ही शहर में प्रमोद नाम का एक व्यक्ति रहता था। उसके घर में सभी व्यक्ति हर वक्त कुछ गलत काम करने का ही सोचते थे। कभी प्रमोद सोचता कि वह अपने बड़े भाई की सारी जमीन अपने नाम करवा ले, तो कभी उसकी पत्नी कांता सोचती कि कुछ ऐसा करती हूँ कि भैया भाभी घर छोड़कर चले जाएं, और उनका बेटा चिंटू सभी को परेशान करने की बातें सोचता रहता। ऐसा नहीं था कि प्रमोद के बड़े भैया कुछ बुरा नहीं सोचते थे, वह भी हर वक्त किसी भी तरह प्रमोद का बुरा करने का ही सोचते थे। यह सारी बातें दोनों जानते थे, मगर कभी एक दूसरे के सामने दिखाते नहीं थे। उनके घर में उनकी माँ इकलौती ऐसी थी जो घर के किसी सदस्य का बुरा नहीं चाहती थी। वह अपने बेटों को एक दूसरे के बारे में गलत सोचता देख बहुत दुखी रहती थी। ऐसा क्या करूं कि मेरे दोनों बेटे पहले की तरह आपस में मिलजुल कर रहे। अब तो दोनों बस हर वक्त एक दूसरे की बुराई ही चाहते हैं। प्रमोद के कमरे की बेड खराब हो चुकी थी, वह उसे बदलने का सोच रहा था। माँ, आप एक काम क्यों नहीं करती? हमारे कमरे की बेड आप अपने कमरे में या भैया के कमरे में रखवा दीजिए। वैसे भी आप तो अकेले ही सोती हैं, आपको क्या समस्या आएगी? और भैया भी तो अकेले ही सोते हैं। अभी तो वैसे भी भाभी यहाँ नहीं है, उन्हें अपने मायके से आने में वक्त है। मुझे आजकल बहुत काम रहता है, मैं अभी एक नया बेड नहीं खरीद सकता। यह सुनते ही प्रमोद के भैया गुस्से में बोलते हैं। अच्छा प्रमोद, तुम चाहते हो कि तुम्हारे इस बेकार से बेड पर सोकर मैं अपनी कमर में दर्द करवा लूं, और तुम्हारे भाभी को यहाँ वापस नहीं आना है क्या, जो मैं ये बेकार सा बेड रख लूं? इतने में ही माँ बोल पड़ी, अरे कोई बात नहीं, तुम दोनों लड़ाई मत करो कि मेरे कमरे में रखवा दो, मुझे कोई समस्या नहीं। प्रमोद के भैया प्रमोद को परेशान करने का सोचते थे। नहीं माँ, इस उम्र में अगर आपके कमर में दर्द हो जाएगा तो बिल्कुल नहीं। प्रमोद, तुम ये बेड को बदलवा दो, नहीं तो इसी पर सोते रहो जब तक तुम्हारा काम ना खत्म हो जाए, या जब तक तुम अपना नया बेड ना ले आओ। दोनों भाइयों में लड़ाई शुरू हो गई। लड़ाई को शांत करवाने के लिए माँ ने कहा, अच्छा तुम दोनों शांत हो जाओ, मैं खुद जाकर एक नया बेड खरीद लूंगी, तुम उस पर सोना। प्रमोद, माँ, आप कैसे बेड खरीदेंगी? आपको तो ये भी मालूम नहीं है कि शहर में बेड मिलता कहाँ है। बेटा, मैं इस शहर से नहीं खरीदूंगी। मैं एक गांव जानती हूँ जहाँ बहुत ही सुंदर बेड बनाने वाला रहता है। उस गांव का नाम परमेश्वर है। हाँ हाँ, मैंने भी बहुत सुना है उस गांव के बारे में, मगर मेरे पास इतना वक्त नहीं है मैं गांव जाकर बेड बनवा सकूं। मैं आपके वहां जाने का बंदोबस्त करवा देता हूं। प्रमोद के भैया को यह बात बहुत खटक रही थी कि माँ प्रमोद के लिए इतने अच्छे जगह से बेड बनवाने क्यों जा रही है, मगर उन्होंने सोचा बेड आ जाने के बाद कुछ ऐसा करेगा जिसकी वजह से बेड खराब हो जाए। अगली सुबह माँ गांव के लिए निकल पड़ी। वहां पहुंचकर उसने पूछताछ की, तब जाकर उन्हें लखन के बारे में पता चला। वह लखन की दुकान गईं। माँ काफी देर तक उसकी दुकान को दूर से देख रही थी। लखन के द्वारा बनाई गई चीजें अत्यंत सुंदर थीं। लखन भी उन्हें काफी देर से देख रहा था, मगर कुछ कह नहीं रहा था। कुछ देर के बाद माँ उसके पास जाती है। क्या यह तुम्हारी दुकान है और लखन तुम्हारा नाम है? जी माँ जी, ये मेरी ही दुकान है और यहाँ जितनी भी चीजें हैं यह सब मेरे हैं। वाह, बहुत ही अच्छा काम करते हो। मुझे भी अपने बेटे के लिए एक बेड बनवानी है। जी माँ जी, बन जाएगा। कब तक चाहिए आपको? जितनी जल्दी हो सके बनाकर दे देना, वरना मेरे घर पर इसी बात को लेकर न जाने कब तक बहस होती रहेगी। माँ जी, बुरा ना माने तो क्या आप एक बात बता सकती हो कि आप इतनी दुखी क्यों हो? क्या बताऊं अब तुम्हें, मेरे दो बेटे हैं और दोनों हर वक्त एक दूसरे की बुराई करने का ही सोचते हैं। न जाने वह दोनों मिलजुल कर कब रहेंगे ताकि मैं भी खुश रह सकूं। अच्छा, ऐसी बात है। माँ जी, आप अगर शाम तक यहाँ इंतजार कर सकती हैं तो मैं आपको आज ही आपका बेड बनाकर दे दूंगा, और शायद इसे ले जाने के बाद आपके दोनों बेटे की लड़ाई भी खत्म हो जाए। माँ मान जाती है और वही इंतजार करती है। शाम हो जाती है। लखन ने बेड तैयार कर दिया था। माँ जी, देखिए
जैसा आप चाहती थी बिल्कुल वैसा ही बेड बनाया है। अब आप जाइए, मैं आपके पीछे पीछे बेड भी भिजवा देता हूँ। शुक्रिया बेटा, तुमने मेरे लिए इतना किया, मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलूंगी। नहीं माँ जी, मैंने तो आपके बेटों में लड़ाई खत्म हो जाए इसीलिए इतना जल्दी बेड बना दिया। आप बेफिक्र रहिए। माँ बेड के साथ घर पहुँचती है। बेड को देखकर सभी खुश हो जाते हैं। वाह माँ, आज ही बेड तैयार हो गया। हाँ बेटा, उसने मेरे लिए एक दिन में ही बेड तैयार कर दिया। प्रमोद का भाई बेड को देखकर बहुत गुस्सा हो गया था, मगर वह चुप था। रात हुई, प्रमोद अपने नए बेड पर सोने गया। प्रमोद और कांता दोनों नए बेड पर बहुत खुशी से सो रहे थे। प्रमोद फिर अपने भाई के बारे में बुरा बुरा सोचने लगता है। साथ ही साथ कांता भी बुरी बुरी बातें सोचना शुरू कर देती है और सोचते सोचते वो दोनों सो जाते हैं। नींद में न जाने क्यों दोनों ही अपने भैया भाभी की सेवा कर रहे हैं। प्रमोद को बचपन की सारी बातें याद आने लगती हैं जो उसने अपने भाई के साथ गुजारे थे। उस रात दोनों के दिमाग में सिर्फ अच्छी बातें चल रही थीं। अगली सुबह जब दोनों उठे तो दोनों की आंखें नम थीं। दोनों ने एक दूसरे से कुछ नहीं कहा, मगर प्रमोद और कांता को मन ही मन बहुत बुरा लग रहा था। सुबह प्रमोद अपने भैया से किसी बात पर झगड़ा नहीं किया। वह बड़े प्यार से ही अपने भैया से बात कर रहा था। प्रमोद के भाई को यह बात कुछ अजीब सी लगी। लगता है काफी अच्छी नींद आई है रात को नए नए बेड पर सोकर। अब हमारी ऐसी किस्मत कहाँ है जो हम नए बेड पर सो सकें। माँ हमारे लिए थोड़ी ही इतनी दूर जाकर बेड बनवा कर लाएंगे, और ये सब तो छोटे बेटे के लिए ही है। ऐसा क्यों कह रहे हो? तेरी भी इच्छा है तो आज रात तू सो जाना नए बेड पर। तेरी बेड पर प्रमोद और कांता सो जाएंगे। प्रमोद के भैया को पता था प्रमोद कभी इस बात के लिए नहीं मानेगा। हाँ भैया, आज आप सो जाइए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। कांता भी हाँ कहती है। जरूर वो मेरे खिलाफ कुछ बुरा सोच रहा होगा, तभी इतनी आसानी से मान गया। प्रमोद के भैया प्रमोद के बारे में कुछ बुरा सोचते ही सो गए। उन्हें भी नींद में प्रमोद के साथ बिताए हुए सारे अच्छे लम्हे याद आने लगे, जब दोनों कभी एक दूसरे के खिलाफ कुछ सुन नहीं सकते थे। हमेशा एक साथ रहा करते थे, एक साथ खेलना और एक दूसरे की सहायता करते थे। जब सुबह हुई तो प्रमोद के भैया को भी बहुत बुरा लग रहा था और वह जल्दी से भागकर प्रमोद को गले लगाकर उससे माफी मांगने लगते हैं। प्रमोद भी उनसे माफी मांगता है। यह सब देखकर माँ बहुत खुश होती है, परंतु उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसा क्या हुआ, कैसे हुआ। फिर एक दिन माँ उसी बेड पर दोपहर में सो रही थी। उन्हें सपने में लखन दिखा, जिसमें वह कह रहा था, माँ जी, मैंने कहा था ना सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये एक जादुई बेड है। इस बेड पर कोई भी व्यक्ति किसी के बारे में बुरा सोचकर सोता है तो बेड उस व्यक्ति की अच्छाई दिखाता है जो हम भूल जाते हैं, मगर वो सारी यादें हमारे ही अंदर होती है, और ये बेड उन्हीं यादों को आपके सामने लाता है, और इसी वजह से आप अपना द्वेष भूल जाते हैं। माँ यह सब जानकर बहुत खुश होती है और मन ही मन लखन को धन्यवाद देती है। अब प्रमोद और उस परिवार में कभी एक दूसरे के बारे में गलत कोई नहीं सोचता और सभी खुशी खुशी साथ रहने लगते हैं। राशि और उसके पति रमेश साथ कारखाने में काम करके अपना जीवन यापन कर रहे थे। दोनों साथ बहुत खुश थे। उनके जीवन अच्छे से चल रही थी। जो भी कमाई होती उससे ठीक ठाक जिंदगी चल रही थी। आज जल्दी कारखाना जाना है, आज वहाँ बहुत काम है। अरे हाँ, मैं तो तैयार हो गया हूँ, तुम जल्दी चलो। हाँ हाँ, अभी आई। राशि और रमेश साथ में कारखाना जाते हैं। दोनों अपने अपने काम में लग जाते हैं, लेकिन लेट से पहुंचने से दोनों जल्दी जल्दी काम करने लगते हैं। जल्दबाजी में रमेश का हाथ एक बड़े मशीन में आ जाता है और रमेश का हाथ बेकार हो जाते हैं। अब घर कैसे चलेगा? आपको छोड़कर मैं काम करने नहीं जा सकती, और अगर काम नहीं करूंगी तो पैसे नहीं आएंगे। हे भगवान, कुछ मदद करो। आज अगर मेरे हाथ सलामत होते तो तुम्हें इतनी तकलीफों का सामना नहीं करना पड़ता। मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? आप चिंता मत कीजिए, कुछ ना कुछ उपाय जरूर निकलेगा। राशि रमेश को तसल्ली देने के लिए ये बात बोल तो दी, लेकिन उससे भी समझ नहीं आ रहा था कि घर का खर्चा कैसे चलेगा। तभी राशि के घर पड़ोसी पायल वहाँ आ जाती है।
हाय दया, राशि तेरे पर तो दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। तू अब अकेले कैसे कर पाएगी इतना कुछ? सुन, मेरे पति सोनार की दुकान में काम करता है। अगर तुझे अपने जेवर बेचने होंगे तो मुझे बता देना। अगर ये दिन मेरे जीवन में आया है तो कोई ना कोई रास्ता भी जरूर निकल जाएगा। आपने इतनी चिंता की, उसका शुक्रिया। आजकल तो अच्छाई का जमाना ही नहीं है। पति का हाथ चला गया, तेरी अकड़ अभी भी बाकी ही है। और दुखी मन से गांव की एक नदी के किनारे जाकर बैठ जाती है। तभी वहाँ उसे एक बाबा मिलते हैं। क्या बात है बेटी, तुम बहुत चिंता में लग रही हो। राशि अपने साथ घटी हुई सारी घटना बाबा को बताती है। देखो बेटी, मैं तुम्हारा दुख खत्म तो नहीं कर सकता, लेकिन तुम्हारे दुख को कमाने के लिए मेरे पास कुछ है। आपका बहुत बड़ा एहसान होगा मुझ पर बाबा जी। बाबा अपने झोले से कुछ मेहंदी के पत्ते निकाल कर देते हैं। ये तो मेहंदी के पत्ते हैं। हाँ, ये कोई आम मेहंदी के पत्ते नहीं है, ये जादुई मेहंदी के पत्ते हैं। इन्हें पिसकर यदि किसी के हाथ पर लगाओगे तो खुद ब खुद ही डिजाइन वाली मेहंदी बन जाएगी। और यह जादुई है, इसीलिए ये कभी खत्म नहीं होगी। तुम इसे कैसे इस्तेमाल करती हो, ये तुम पर निर्भर करता है। धन्यवाद बाबा, मैं इस मेहंदी के पत्ते का अच्छे से इस्तेमाल करूंगी। बाबा वहाँ से चले जाते हैं। राशि वो मेहंदी के पत्ते को लेकर घर आ जाती है और घर के आगे एक बोर्ड लगा देती है। यहाँ मेहंदी लगाया जाता है। कुछ समय में उसके पास कस्टमर भी आने लगे। देखते ही देखते राशि का दुकान में भीड़ लग गई। कुछ ही दिनों में आसपास के गांव वाले राशि से ही मेहंदी लगवाने आने लगे। ये भिखारी राशि के पास कितना पैसा कैसे आ गया? जरूर इसमें इसकी कोई चल होगी। आज रात जाकर पता करती हूँ। पायल राशि के घर में छुपकर देखने लगती है। वो देखती है कि राशि वो मेहंदी के पत्ते को बार बार पीसकर इस्तेमाल कर रही है और वो खत्म ही नहीं हो रहे थे। उसके मन में लालच हो जाता है। वो मौका पाते ही वहाँ से वो मेहंदी के पत्ते लेकर भाग जाती है। अरे वाह, मैं भी राशि की तरह ही अमीर बन जाऊंगी। पायल भी राशि की तरह ही दुकान खोल लेती है और कुछ गांव की औरतें उसके पास मेहंदी लगाने के लिए आ भी जाते हैं। वो सब मेहंदी लगाने लगती है। धीरे धीरे करके सभी औरतों के हाथों में अचानक से जलन होने लगती है और सभी औरतें जोरों से चिल्लाने लगती है। बाबा, ये कैसे हो रहा है? राशि भी यही पत्ते तो इस्तेमाल कर रही थी। तभी औरतें साथ मिलकर पायल के दुकान को तोड़ने लगती है। इसके डर से पायल वहाँ से भागकर राशि के पास जाती है। राशि, अरे ओ राशि, कहाँ हो तुम? क्या हुआ पायल, इसे हाँफ क्यों रही हो? ये मेहंदी तुम्हारे घर से चुरा कर ले गई थी और सोचा था मैं भी तुम्हारी तरह अमीर बन जाऊंगी। लेकिन मैंने जिनके हाथ में ये मेहंदी लगाया उनके हाथ जल गए। वो इसीलिए कि तुमने ये मेहंदी चुरा ली थी। मुझे माफ कर दो, अभी के लिए मुझे उन सभी से बचा लो। राशि पायल को माफ कर देती है। उन जादुई पत्तों से लेप बनाकर गांव की औरतों को लगा देती है, जिससे उनके हाथों पर होने वाली जलन खत्म हो जाती है। उसके बाद से राशि अपना काम दोबारा से शुरू कर देती है और खूब तरक्की करती है।